जीबी एकेडमी के इस एक्सक्लूसिव मास्टर क्विज में भविष्य के सभी बेहतरीन शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर सीटेट 2026 क्रैक करना है ना, तो सिर्फ व्याकरण के पुराने नियम रटने से अब काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। परीक्षा का लेवल पूरी तरह से बदल चुका है। अब जरूरत है पेडागोजी के उन ट्रिकी सवालों को समझने की जो अक्सर एग्जाम में हमें फंसा देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मास्टर क्विज की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये रहा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? आपके विकल्प हैं ए. व्याकरण के नियमों को याद करना, बी. भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, सी. कविताएं कंठस्थ करना या डी. परीक्षा में प्रथम आना। जरा सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। आपके पास है 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। और इसका एकदम सही जवाब है विकल्प बी, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अब देखिए, पेडागोजी की दुनिया में ना ये एक बहुत बड़ी मास्टर ट्रिक है। हमेशा याद रखिए कि भाषा का प्रभावी या व्यावहारिक प्रयोग एग्जाम में सबसे बड़ा पॉजिटिव कीवर्ड होता है। भाषा सीखने का असली मकसद सिर्फ क्लासरूम तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में उसका इस्तेमाल करना है। बच्चे रट्टा मारें या फर्स्ट आएं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि वे अपनी बात को सही से कह सकें। चलिए, अब देखते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्लासरूम सिचुएशन। मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्ची है सुनीता, जो अक्सर स को श बोलती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या रिएक्शन होगा? ए. उसे डांटेंगे, बी. इसे क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव मानकर सहजता से लेंगे, सी. पेरेंट्स से शिकायत करेंगे या डी. उसे श वाले शब्द 100 बार लिखने को कहेंगे। सही विकल्प क्या होना चाहिए? जल्दी से सोचिए और कमेंट कीजिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है विकल्प बी, इसे क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव मानकर बिल्कुल सहजता से लेना चाहिए। मातृभाषा का प्रभाव होना एकदम स्वाभाविक है, ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है दोस्तों। इसे सीखने की प्रक्रिया का एक नॉर्मल हिस्सा मानना चाहिए। एक बेहतरीन टीचर की पहचान यही है कि वो बच्चे के बैकग्राउंड को पूरी तरह से एक्सेप्ट करे। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। बच्चों में पठन संस्कृति यानी रीडिंग कल्चर डेवलप करने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? ऑप्शंस हैं ए. बाल साहित्य का पठन, बी. पाठ्यपुस्तक का सस्वर वाचन, सी. चार्ट और मॉडल बनाना या डी. श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। रीडिंग हैबिट डालने का सबसे बेस्ट टूल कौन सा है? लगाइए दिमाग। टिक टिक टिक। बिल्कुल सही। इसका सटीक उत्तर है विकल्प ए, बाल साहित्य का पठन। बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट और उनकी कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए बाल साहित्य से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जब कहानियों में मैजिक होता है, रोमांच होता है, तो बच्चे खुद ब खुद किताबों की तरफ खींचे चले आते हैं। एग्जाम के लिए ये ट्रिक पक्की कर लीजिए। जहां पठन संस्कृति की बात हो, वहां बाल साहित्य ही सबसे पावरफुल कीवर्ड है। आइए अब रुक करते हैं थीम नंबर 2 का, रिच एनवायरनमेंट और थिंकिंग। हमारा चौथा सवाल, जो सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है, मुद्रित समृद्ध परिवेश यानी प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का असल मतलब क्या होता है? ए. दीवारों पर सिर्फ पोस्टर लगाना, बी. बच्चों के स्तर के अनुसार लिखित और दृश्य सामग्री उपलब्ध होना, सी. महंगी किताबें होना या डी. बोर्ड पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना। अपना उत्तर तुरंत लॉक कीजिए, बस कुछ ही सेकंड है आपके पास। सही जवाब है विकल्प बी, एक मुद्रित समृद्ध परिवेश वो होता है जहां बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से लिखित और विजुअल मटेरियल आसानी से उनकी पहुंच में हो। सिर्फ दीवारें सजा देने से या महंगी किताबें रख देने से कुछ नहीं होता। असली एनवायरनमेंट तब बनता है जब बच्चे उस मटेरियल को रोजमर्रा के जीवन में आसानी से देख और पढ़ सकें। अगला सवाल बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ लेवल बदल रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल व्याकरण सिखाना, बी. तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन का विकास, सी. बहुत तेजी से पढ़ना या डी. साहित्यिक रचनाओं को रटना। ध्यान रहे, बात उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी लेवल की हो रही है। सोचिए। एकदम सही पकड़े हैं। उत्तर है विकल्प बी, तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन का विकास। देखिए, जैसे ही बच्चा अपर प्राइमरी में आता है ना, तो रटने वाली चीजें पीछे छूट जानी चाहिए। अब मेन गोल ये हो जाता है कि बच्चा भाषा के जरिए तर्क करना सीखे, चीजों को एनालाइज करे। क्रिटिकल थिंकिंग का विकास इस स्टेज पर सबसे ज्यादा क्रूशियल है। चलिए, अब एक क्लासिक साइकोलॉजिकल थ्योरी को टेस्ट करते हैं। भाषा सीखने के मामले में बीएफ स्किनर सबसे ज्यादा जोर किस चीज पर देते हैं? ए. अनुकरण, बी. अंतःक्रिया,
सी जन्मजात क्षमता या डी सामाजिक परिवेश? साइकोलॉजी के इस ट्रिकी सवाल का जवाब जल्दी से कमेंट में बताइए, समय निकल आ जा रहा है। सही जवाब है विकल्प ए, अनुकरण यानी इमिटेशन। पेडागॉजी की एक सॉलिड ट्रिक नोट कर लीजिए। एग्जाम में स्किनर का नाम दिखते ही आपका दिमाग सीधे अनुकरण और पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट पर जाना चाहिए। स्किनर का यही मानना था कि बच्चे अपने आसपास के लोगों की नकल करके और फिर उस पर मिलने वाले रिस्पॉन्स से ही भाषा सीखते हैं। अब 7वां सवाल, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? ए व्याकरण रटने से, बी सामाजिक अंतःक्रिया से, सी रिवॉर्ड और पनिशमेंट से, या डी अकेले बैठकर सोचने से? वाइगॉत्स्की का नाम सुनते ही दिमाग की बत्ती कैसे जलनी चाहिए? जल्दी से उत्तर दीजिए। शानदार, सही जवाब है विकल्प बी, सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन। परीक्षा हॉल में जब भी वाइगॉत्स्की का नाम नजर आए तो बिना डाउट के सामाजिक अंतःक्रिया पर टिक कर दीजिए। उनकी पूरी की पूरी थ्योरी इसी बात पर टिकी है कि समाज, समुदाय और आपसी बातचीत के बिना भाषा का असली विकास हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तकों की क्वालिटी की। एक भाषा की किताब में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? ए कागज की क्वालिटी, बी रंग बिरंगी तस्वीरें, सी विषयों का बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जुड़ाव, या डी बहुत सारी एक्सरसाइजेज। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से बेस्ट आंसर क्या होगा? सोचकर बताइए। सही उत्तर है विकल्प सी, विषयों का बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जुड़ाव। एनसीएफ का सबसे गोल्डन रूल यही है कि स्कूल की पढ़ाई को बाहरी दुनिया से, असली जिंदगी से जोड़ा जाए। कोई भी किताब तभी अच्छी है जब वो सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाए बल्कि डेली लाइफ से कनेक्ट करे। 9वां सवाल, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मेन पर्पस क्या है? ए बच्चों को पास या फेल में छांटना, बी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उसमें सुधार करना, सी टीचर का रिपोर्ट कार्ड बनाना, या डी बच्चे की कमियों को हाईलाइट करना। सीसीई का असली मर्म आखिर है क्या? लॉक कीजिए अपना आंसर, 5 सेकंड है। सही जवाब है विकल्प बी, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उसमें सुधार करना। देखिए, सीसीई का मकसद बच्चों पर कोई ठप्पा लगाना या उनमें कमियां निकालना बिल्कुल नहीं है। इसका असली गोल है सीखने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार करना। इवैल्यूएशन कोई डरने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये तो प्रोग्रेस का एक पॉजिटिव टूल है। किसी बच्चे के उच्चारण संबंधी दोष को दूर करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? ए बच्चे का मजाक उड़ाना, बी खुद शुद्ध और आदर्श उच्चारण प्रस्तुत करना, सी बच्चे को बोलने से ही मना कर देना, या डी सिर्फ कठिन शब्द लिखवाना। एक आइडियल टीचर का एक्शन क्या होना चाहिए? जल्दी से सोचिए। इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब है विकल्प बी, स्वयं शुद्ध और आदर्श उच्चारण प्रस्तुत करना। बच्चे हमेशा अपने टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें कॉपी करते हैं। एक शिक्षक का अपना आदर्श वाचन ही बच्चों की प्रोनाउंसिएशन सुधारने का सबसे बेस्ट और साइकोलॉजिकल तरीका है। अब जरा सोचिए, इन सभी ट्रिक्स और प्रिंसिपल्स को गहराई से समझने के बाद क्या बचपन की शिक्षा को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाता? सही मायनों में शिक्षा सिर्फ गलतियां पकड़ना नहीं है, बल्कि खुद एक आदर्श उदाहरण बनना है। प्रश्न संख्या 11, निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य काम क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं विकल्प ए, बच्चों के सीखने में आ रही कठिनाइयों के कारणों की पहचान करना, विकल्प बी, अंक देना और ग्रेड तय करना, विकल्प सी, अगली कक्षा में प्रमोट करना, या फिर विकल्प डी, अभिभावकों को शिकायत भेजना। सोचिए और जल्दी से अपना सही जवाब कमेंट में ड्रॉप कीजिए। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही, इसका जवाब है विकल्प ए, बच्चों के सीखने में आ रही कठिनाइयों के कारणों की पहचान करना। इसे ऐसे समझिए जैसे एक डॉक्टर सबसे पहले बीमारी का कारण खोजता है ना, बस वैसे ही शिक्षा में निदान का सीधा सा मतलब है समस्या की जड़ तक पहुंचना। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात हमेशा याद रखिए, इस डायग्नोसिस के ठीक बाद ही उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग दी जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। कविता शिक्षण, जिसे हम पोएट्री टीचिंग भी कहते हैं, उसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए। ए, केवल शब्दार्थ बताना, बी, रसानुभूति और आनंद की प्राप्ति, सी, व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, या फिर डी, कवि का जीवन परिचय याद कराना। लगाइए दिमाग और फटाफट अपना जवाब कमेंट्स में लॉक कर दीजिए। अगर आपने विकल्प बी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं।
जवाब है रसानुभूति और आनंद की प्राप्ति। देखिए, जब भी हम क्लास में कोई कविता या पद्य पढ़ाते हैं तो हमारा मकसद बच्चों को सिर्फ व्याकरण के नियम या भारी भरकम शब्द रटाना नहीं होता। कविता का असली मजा तो रस, आनंद और भाव संवेदना को महसूस करने में है। इसलिए परीक्षा के लिए इस कीवर्ड रसानुभूति को हमेशा अपने दिमाग में फिट रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। यह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। प्राथमिक स्तर पर सुनने और बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? विकल्प ए कविता पाठ करना, बी परस्पर बातचीत और भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, सी समाचार पत्र पढ़ना या डी बोर्ड से चुपचाप नकल करना। छोटे बच्चों को ध्यान में रखिए और सही जवाब कमेंट कीजिए। और सही उत्तर है विकल्प बी, परस्पर बातचीत और रोल प्ले कहते हैं, जिसे हम रोल प्ले कहते हैं। अब इसके पीछे का सॉलिड लॉजिक समझिए। जब बच्चे कोई रोल प्ले करते हैं या आपस में गपशप करते हैं तो वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, बल्कि सामने वाले को बहुत ध्यान से सुनते भी हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन यानी दो तरफा संचार भाषा को नेचुरली सीखने का सबसे जबरदस्त टूल है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या है? ऑप्शंस हैं ए पाठ्यपुस्तक का अंतर, बी परिवेश की सहजता और अनौपचारिकता का अंतर, सी भाषा के कठिन स्तर का या डी शिक्षक की योग्यता का। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार एग्जाम में आता है। जल्दी से अपना उत्तर लॉक करें। इसका एकदम सही उत्तर है विकल्प बी, परिवेश की सहजता और अनौपचारिकता का अंतर। इस फंडे को बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखिए। जो अर्जन यानी एक्विजिशन है वो घर के माहौल में एकदम नेचुरली और अनौपचारिक तरीके से हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और हम भाषा सीख जाते हैं। लेकिन अधिगम यानी लर्निंग के लिए बाकायदा स्कूल जाना पड़ता है, जहां पूरे रूल्स के साथ फॉर्मल प्रयास करना होता है। यही इन दोनों का सबसे बड़ा गेम चेंजर फर्क है। और 15वां सवाल, प्राथमिक कक्षा में कहानी सुनाने का मेन पर्पस यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए बच्चों को क्लास में शांत बैठाए रखना, बी बच्चों की कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का विकास करना, सी बस किसी तरह टाइम पास करना, या फिर डी उन्हें मुश्किल शब्दों का ज्ञान देना। क्या लगता है? जल्दी से कमेंट में बताइए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जवाब है बी, बच्चों की कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का विकास। कहानियों में एक अलग ही जादू होता है। जैसे ही हम बच्चों को कहानी सुनाना शुरू करते हैं, उनके छोटे से दिमाग में पूरी एक फिल्म चलने लगती है। और बस यही वो जादुई पल है जहां उनकी कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी सबसे तेजी से उड़ान भरती है। संख्या 16, प्रत्युपकार शब्द में आखिर कौन सा उपसर्ग छिपा हुआ है? आपके विकल्प हैं ए प्र, बी प्रति, सी प्रत्यय या डी उप। शब्द को जरा ध्यान से तोड़कर देखिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रति। अब यहां यण संधि का वो मजेदार नियम काम आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम प्रत्युपकार को बीच से ब्रेक करते हैं यानी इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये प्रति और उपकार में बढ़ जाता है। यहां ई और ऊ की ध्वनियां मिलकर यू बन जाती हैं, इसलिए यहां जो मेन उपसर्ग है वो प्रति ही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? विकल्प हैं ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु या डी अव्ययी भाव। समास पहचानने की वो खास ट्रिक याद कीजिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। सटीक उत्तर है विकल्प बी, बहुव्रीहि समास। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा ही सॉलिड है। देखिए, घन के समान श्याम है जो। जैसे ही हम ये कहते हैं, हमारा ध्यान सीधा भगवान श्री कृष्ण की तरफ चला जाता है। और व्याकरण का नियम साफ कहता है कि जब कोई शब्द अपना नॉर्मल अर्थ छोड़कर किसी तीसरे वीआईपी या विशेष अर्थ की तरफ इशारा करे तो वहां आंख बंद करके बहुव्रीहि समास टिक कर देना चाहिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। उन्नति शब्द का बिल्कुल सही विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होगा? ए अवनति, बी पतन, सी विनाश या डी गिरावट। शब्दों के जाल में मत फंसिएगा, एकदम परफेक्ट विलोम चुनना है। फटाफट कमेंट कीजिए। सही जवाब है ए अवनति। अब हम सोच सकते हैं कि गिरावट या पतन क्यों नहीं? तो याद रखिए, हिंदी में विलोम शब्द हमेशा उसी रूप और उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का मूल शब्द है। उन्नति का मतलब है प्रोग्रेस करना,
ऊपर उठना, तो इसका एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट विलोम अवनति ही होगा, जिसका मतलब है डिक्लाइन होना या नीचे आना। हम पहुंच गए हैं प्रश्न संख्या 19 पर। यह सवाल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जुड़ा है। वाक्य है, जो आंखों के सामने ना हो। इसके लिए एक परफेक्ट शब्द कौन सा होगा? ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष या परोक्ष, सी अदृश्य या डी अपारदर्शी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब छोड़ दीजिए। इस सवाल का एकदम सही उत्तर है विकल्प बी, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। इस कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत ही आसान है। जो चीज बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो रही है, लाइव है, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो चीज हमारी आंखों से बाहर है, जिसे हम सीधे नहीं देख पा रहे, वो परोक्ष या अप्रत्यक्ष होती है। इस जोड़े को हमेशा साथ में याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 20, अन्वेषण शब्द का एकदम करेक्ट संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए अनु प्लस एषण, बी अन्वा प्लस एषण, सी अनु प्लस ईषण या डी अन प्लस एषण। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, तो पूरा फोकस लगाकर अपना जवाब कमेंट करें। समय समाप्त। प्रश्न का शानदार जवाब है विकल्प ए, अनु प्लस एषण। यहां एक बार फिर से हमारी यण संधि का वो मैथमेटिकल फॉर्मूला काम कर रहा है। जब अनु का ऊ स्वर एषण के ए स्वर से जाकर टकराता है तो वे दोनों मिलकर एकदम नई वे ध्वनि बना देते हैं, और तब जाकर हमें हमारा पूरा शब्द मिलता है अन्वेषण। है ना व्याकरण का ये नियम एकदम कमाल का? तो प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है। आपके विकल्प हैं ए जलज, बी पंकज, सी सरोज या फिर डी जलद। थोड़ा सोचिए और जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। बिल्कुल, इसका सही उत्तर है विकल्प डी जलद। अब इसे हमेशा याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूं। देखिए, अगर किसी शब्द के अंत में ज आता है, जैसे जलज या पंकज, तो वो कमल होता है। क्यों? क्योंकि ज का मतलब है जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। लेकिन अगर शब्द के अंत में द आ जाए, जैसे जलद, तो उसका सीधा सा मतलब बादल होता है, क्योंकि द का अर्थ है देने वाला, यानी जल देने वाला। है ना आसान? इस एक छोटी सी ट्रिक से आप परीक्षा में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग। अब देखते हैं प्रश्न 22, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या ये ए मदद करने से साफ इनकार करना है, बी चिढ़ाना है, सी अंगूठे पर चोट लगना या फिर डी खुशामद करना? सही विकल्प क्या लगता है आपको? फटाफट कमेंट कीजिए। और सही जवाब है विकल्प ए, मदद करने से साफ इनकार करना। ये मुहावरा तो हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते ही हैं। इसे याद रखने का सीधा सा फंडा है, जब कोई बिल्कुल ऐन मौके पर, मतलब जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो और वो मदद करने से साफ मना कर दें, तो बस उसी को कहते हैं अंगूठा दिखाना। चलिए, अब व्याकरण के एक और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, समास। प्रश्न 23, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? विकल्प हैं ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी कर्मधारय समास। जल्दी से अपना उत्तर दर्ज करें। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अव्ययी भाव समास। यहां पर आपको एक सुपर ट्रिक याद रखनी है। किसी भी शब्द में समास पहचानने का यह सबसे शानदार तरीका है। अगर आपको किसी शब्द के शुरू में आ, अनु, प्रति, हर या यथा जैसे उपसर्ग दिखाई दें, तो आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, वो आंख बंद करके अव्ययी भाव समास ही होगा। जैसे यहां आ और जन मिलकर बन गया आजन्म। आप लोगों की परफॉर्मेंस वाकई लाजवाब है। तो चलिए, इसी एनर्जी के साथ इस विश्लेषण के भाग 2 में चलते हैं। ये रहा प्रश्न 24, कवि श्रेष्ठ का विग्रह करने पर कौन सा समास बनेगा? आपके विकल्प हैं ए कवियों में श्रेष्ठ यानी अधिकरण तत्पुरुष, बी कवियों का श्रेष्ठ यानी संबंध तत्पुरुष, सी कवि और श्रेष्ठ जो द्वंद्व है, या फिर डी जो कवि श्रेष्ठ है यानी कर्मधारय। सही जवाब क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका उत्तर है ए कवियों में श्रेष्ठ जो कि अधिकरण तत्पुरुष है। इसकी ट्रिक हमेशा दिमाग में रखिएगा। जब भी आप किसी शब्द का विग्रह करें और बीच में या पर जैसे कारक चिन्ह आए, तो समझ जाइए कि वो अधिकरण तत्पुरुष समास है। कवियों में श्रेष्ठ, यहां में चिन्ह खुद ब खुद इस बात की पुष्टि कर रहा है। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो परीक्षा में सबसे ज्यादा गलतियां करवाता है।
वर्तनी यानी स्पेलिंग। प्रश्न 25, निम्न में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। इन विकल्पों को जरा ध्यान से देखिए। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा गया है? ध्यान से देखकर कमेंट कीजिए। और इसका एकदम सही उत्तर है विकल्प बी। यहां जो नियम काम करता है ना, वो बहुत ही तार्किक है। र की जो रेफ वाली मात्रा होती है, जो ऊपर लगती है, वो हमेशा उस अक्षर के ठीक बाद वाले अक्षर पर लगाई जाती है जिसके बाद हम उसे बोलते हैं। बोलकर देखिए, आशीर्वाद यानी शी के बाद र की आवाज आ रही है, तो जाहिर है ये अगले अक्षर यानी वा के ऊपर लगेगी। एक बार ये लॉजिक समझ लिया तो ये गलती आप दोबारा कभी नहीं करेंगे। बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए स, बी आस, सी थास या फिर डी मीठा। तेजी से अपना उत्तर कमेंट करें। सही उत्तर है विकल्प बी आस। प्रत्यय पहचानने का सबसे सॉलिड तरीका बताऊं? हमेशा मूल शब्द को अलग कर लीजिए। अगर हम मिठास को तोड़ें तो असली शब्द क्या निकलता है? मीठा, राइट? और उसके पीछे जो शब्दांश जुड़ा है वो है आस। तो मीठा प्लस आस बराबर मिठास। एकदम सटीक और सरल व्याख्या है इसकी। प्रश्न 27, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शंस हैं ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक या डी सार्वनामिक। थोड़ा सा सोचिए और सही जवाब दीजिए। और उत्तर है सी गुणवाचक विशेषण। देखिए, ईमानदारी कोई संख्या तो है नहीं जिसे आप गिन सकें, ना ही ये कोई मात्रा या वजन है। ये तो एक इंसान का स्वभाव है, उसकी एक क्वालिटी है, उसका गुण है। और बस यही नियम है, जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष या स्वभाव के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं इस क्विज के आखिरी पड़ाव पर, भाग 3, जिसमें हमारे अंतिम 3 प्रश्न 28 से 30 तक शामिल हैं। अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए इसमें। अंतिम खंड का पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न 28, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? आपके विकल्प हैं ए आग, बी अनल, सी पावक या फिर डी ज्वाला। अपना बेस्ट गेस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सही विकल्प है ए आग। यहां तत्सम और तद्भव का बहुत ही बेसिक और जरूरी सिद्धांत काम करता है। संस्कृत के जो शब्द अपने एकदम असली रूप में बिना किसी बदलाव के हिंदी में इस्तेमाल होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि। लेकिन जब समय के साथ उनका रूप थोड़ा बदल जाता है और फिर वे हिंदी में आते हैं तो वे तद्भव बन जाते हैं। तो अग्नि से बना आग। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। अब बारी है प्रश्न 29 की। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब ए मूर्ख होना है, बी लकड़ी का खिलौना, सी रात में जागना या फिर डी बहुत चालाक होना है? अपना उत्तर तुरंत दर्ज करें। इसका सही जवाब है ए मूर्ख होना। देखिए, काठ का मतलब होता है लकड़ी, तो लकड़ी का उल्लू कैसा होगा? जिसमें कोई जान नहीं, कोई समझ नहीं। इसीलिए किसी भी अत्यंत बेवकूफ या नासमझ व्यक्ति को हम अक्सर काठ का उल्लू कह देते हैं। और अब आज के हमारे इस पूरे सत्र का अंतिम और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न, प्रश्न 30, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? आपके विकल्प हैं ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी यण संधि या फिर डी अयादि संधि। आपका पूरा ध्यान अब स्क्रीन पर होना चाहिए और आखिरी बार सही उत्तर कमेंट में आना चाहिए। इस शानदार प्रश्न का उत्तर है सी यण संधि। और इसकी अचूक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जो आपको कभी फेल नहीं होने देगी। जब हम यदि और अपि को जोड़ते हैं तो ई और अ मिलकर य बन जाते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि जहां भी य, व या र से ठीक पहले कोई आधा अक्षर दिखाई दे, जैसे यद्यपि में द आधा होकर य के साथ जुड़ता है, वहां बिना किसी संदेह के यण संधि होती है। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे आप अपनी CTET परीक्षा के पहले जरूर रिवाइज करके जाइएगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये गहन विश्लेषण समाप्त होता है। सोचिए, क्या इन छोटी छोटी आसान ट्रिक्स के बिना व्याकरण के इन मुश्किल सवालों का सामना करना मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। इसलिए इन नियमों का अभ्यास करते रहें, क्योंकि सही रणनीति और समझ ही आपकी सफलता की असली कुंजी है।